काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। कैमरा ब्लर, देखो एक बार दोबारा इसको देखो, सही हुआ क्या तो? अब देखो, अब सही हो गया होगा। ये ज्यादा वाइट आ जाता है ना तो ब्लर हो जाता है। हाँ, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Kinetic theory gives the molecular interpretation of pressure and temperature of the gas. That is, it relates the measurable properties like pressure, temperature, etc. with molecular parameters of single molecule. ठीक है ना? बेसिकली गैस में हो क्या रहा है, प्रेशर क्यों पड़ रहा है कंटेनर की वॉल्स पर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, आके उससे कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, और उतना ही फोर्स वो वॉल्स पे लगा दे रहा है। तो जो पिस्टन पे आप प्रेशर लेते हैं, गैस का प्रेशर फोर्स लेते हैं, वर्क लिखा आपने, वो सब जो प्रेशर लगाती है गैस, उसी मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से लगाती है। ठीक है? तो यहाँ पर हम बिल्कुल एक्यूरेटली वो कैलकुलेट करेंगे एकदम, बट सारा किस क्या अप्रोक्सीमेशन के साथ, आइडियल गैस की अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो जो आपने बहुत थोड़ी कंडीशन दी, वो तो एक बहुत जनरलाइज रूल है कि आइडियल गैस किसको बोलते हैं, जबकि आपने गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल कर लिया है, तो वो आपकी आइडियल गैस कहलाती है। बट जो टोटल अज्यूमशंस हैं, वो 7 to 8 अज्यूमशंस हैं अभी काइनेटिक थ्योरी की। वो सारी अज्यूमशंस लग के फिर गैस क्या कहलाती है, आइडियल गैस कहलाती है। ठीक है ना? तो उन एज्यूमशंस को वैलिड मानते हुए हम प्रॉपर एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज निकालते हुए प्रेशर फार्मूला डिराइव करेंगे कि प्रेशर क्या लगता है किसी भी सिंगल सरफेस पर। ऑब्वियसली हम क्यूबिकल कंटेनर के लिए करेंगे। ठीक है ना? एक क्यूबट वो हमेशा वैलिड है, क्योंकि क्यूबिकल कंटेनर की किसी एक वॉल पर कितना प्रेशर लगेगा हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो उसका डेरिवेशन देखिए हम कैसे करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक पैरा प्रॉपर्टीज तो ये थी आपकी बेटा, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? वो एक सिंगल मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब आप कभी मेजर थोड़ी नहीं कर सकते, एक मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से भाग रहा है। ठीक है ना? बट हम इन सबको प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेट कर देंगे, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करके फिर हम एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो जो हमको जितनी मैकेनिक्स आती है उसका यूज करते हुए, और जो काइनेटिक थ्योरी के एज्यूमशंस हैं आइडियल गैस के लिए, उन दोनों का यूज करते हुए हम जो मेजरेबल पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी टर्म में एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तक ले आएंगे। ठीक है ना? एक सिंगल मॉलिक्यूल की स्पीड भी लाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप कभी मेजर ही नहीं कर पाएंगे ना, गैस के एक मॉलिक्यूल की स्पीड कैसे करेंगे? बट इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज की टर्म में अगर आपने एक्सप्रेस कर लिया यूजिंग द नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स, तो आप बिल्कुल एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, उसकी स्पीड और ये सब बातें कर पाएंगे। ठीक है ना? तो यही काइनेटिक थ्योरी है, आपके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल से रिलेट करेगी। ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें अज्यूमशन है, कहाँ गया मेरी? सबसे पहले जो आइडियल गैस किसको बोलते हैं, वो इतनी सारी बातें मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। आइडियल गैस में इतनी सारी बातें हैं आपकी, ये सब आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, और काफ़ी मैं यूज़ करूँगा अपने डेरिवेशन में। ठीक है ना? काफ़ी हम अपने डेरिवेशंस में जो प्रेशर निकालेंगे किसी भी वॉल पर, तो वो प्रेशर कैलकुलेशन में किसी भी वॉल पर हम ये यूज़ करेंगे सब। देखिए आप, अज्यूमशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो ये गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ए गिवन गैस, दे आर, ये क्या है लिखा हुआ, फॉर ए गिवन गैस दे आर, फॉर ए गिवन गैस दे आर आइडेंटिकल, बट फॉर डिफरेंट गैसेस दे आर डिफरेंट। ठीक है ना? हर गैस में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माने गए हैं, एक सिंगल गैस के लिए सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, फिर ये नहीं कुछ मॉलिक्यूल बड़ा कुछ छोटा, ऐसा नहीं। एक सिंगल गैस के लिए आइडेंटिकल है, बट डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल डिफरेंट है, उनके मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। ठीक है? बट सिंगल गैस के लिए हमने मान लिया कि सारे मॉलिक्यूल एकदम आइडेंटिकल है, ये पहली एज्यूमशन है।
Second assumptions, molecules are moving randomly in all directions and they obey Newton's laws of motion. तो हम जो डेरिवेशन करेंगे वो बिल्कुल ये मानते हुए करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, नहीं तो रिलेटिविस्टिक गैसेस भी होती हैं तब वो सारी आइंस्टीन की थ्योरी लगती है। ठीक है, बट यहाँ पर हम पूरा एनालिसिस क्लासिकल मैकेनिक्स से करेंगे, न्यूटन की मैकेनिक्स से करेंगे, आइंस्टीन की मैकेनिक्स में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये माना है दूसरा एज्यूम्शन। ठीक है, एक तरह से हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें सारी बातें हम ये वाली वैलिड मान के करेंगे, तो और यही क्या कहलाती है, अज्यूम्शंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहलाती है। पहली बात हो गई आपके सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं। दूसरा, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। तीसरा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि किसी भी मॉलिक्यूल का साइज जो है वो एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। या इसको दूसरे टर्म में ये भी बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है ना? नहीं, hence volume occupied by the molecules is negligible in comparison to the volume of the, जो तो नहीं कहा से, size of molecules much smaller than the average separation between the molecules, hence volume occupied by the molecules is negligible in comparison to volume of the gas। ठीक है, ये बातें आपको पता है पहले से ही, तो कि आपका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आधा खाली पड़ा और आधा मॉलिक्यूल्स से भरा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, पूरा ही खाली है वो सारा गैस का वॉल्यूम। ठीक है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, ये मेन तो है ही, आपको यही याद कराई जाती है बस अभी। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन में जरूर कोलिजन के फोर्सेस लगेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा कोई अट्रैक्शन रिपल्जन मॉलिक्यूल्स के बीच बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यही भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ अज्यूम्शन जो हम यूज करने वाले हैं। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद themselves and the with walls of the container are perfectly elastic, मैंने ये भी मान रखा है। ठीक है ना, कि आप जो कोलिजन होगी चाहे से कंटेनर की वॉल से हो या मॉलिक्यूल्स के आपस में, सारी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक मान के ही एनालिसिस कर रहे हैं। इन्हें काइनेटिक थ्योरी के एज्यूम्शन कह दो, या जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ उसमें क्या क्या माना गया है वो एज्यूम्शन कह दो, वो एक ही चीज है। दो और है, सेवन है टोटल। There is no concentration of molecules at any point inside the container, that is molecular density is uniform throughout the gas, that is effect of gravity, अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। समझ गए आप इस चीज को? जैसे थर्मो में मैंने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लेते हुए, अरे निकाला कि नहीं, क्वेश्चन कैसे रह गया यार, मैंने आपको पूरा मास ऑफ कंटेनर निकाल के बताया था, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में कितने मास है गैस का, ई रेस टू पावर में निकाला था क्या अपन ने? याद ही नहीं किसी को। कंटेनर में पूरे में कितनी मास है गैस का, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाली थी, बेस से हाइट की टर्म में। चलो देखेंगे, नहीं निकाली तो वहां पर हमने डेंसिटी में वेरिएशन लिया था बेटा, पूरे सब जगह बॉटम पे प्रेशर दे रखा था और वर्टिकली डेंसिटी का वेरिएशन माना था अपन ने। ठीक है ना, डेंसिटी का वेरिएशन माना था विद हाइट, और अगर नहीं करा था तो करेंगे अपन वो एनालिसिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, क्योंकि फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड या आपका जो लिक्विड है इसमें ये होगा कि P2 माइनस P1 क्या होगा, रो जी एच के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं वो नहीं मान रहा हूँ कि कंटेनर में नीचे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो सब मैंने इफेक्ट नेगलेक्ट कर रखे। ठीक है, तो प्रेशर सब जगह क्या है, सेम है, या फिर डेंसिटी सब जगह क्या है, सेम है, क्योंकि प्रेशर अलग मानूंगा तो फिर डेंसिटी भी अलग हो जाएगी, पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी से। तो ये बात, ये भी मैं ध्यान रखूंगा कि ग्रेविटी का इफेक्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, कि मैं नहीं मान रहा हूँ कि बॉटम पे कंटेनर के प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, सेवेंथ क्या है, ये मॉलिक्यूल मूव्स, ये सब बातें मानिए आप, पीवी इक्वल टू एनआरटी जब यूज कर रहे हैं तब आप ये सारी बातें अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखें। जब भी आप पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर रहे हैं तो ये सारी बातें एप्लीकेबल हैं, तभी वो निकला है पीवी इक्वल टू एनआरटी। The molecule moves along a straight line path between the two successive collisions. An average straight distance covered between two successive collisions is called
मीन फ्री मतलब बीच में स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है, ये नहीं एमजी से थोड़ा सा गिर गया बीच में प्रोपेगेट करते हुए, ऐसा नहीं। ठीक है ना। किसी भी दो कोलिजन के बीच जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है दैट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंड ये निकालेंगे अपन सबसे एंड पार्ट वही है, लेकिन इस पे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते रहे लगातार। ठीक है ना। मीन फ्री पाथ कैलकुलेशन एडवांस में नहीं पूछेगा कभी, मीन फ्री पाथ निकालो, बट मेंस में पूछता है। ए मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, एन एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो ये 7 एज्यूम्पशंस हैं। ठीक है, एक बार ध्यान रख लेंगे बस। स्कूल के एग्जाम में पता नहीं पूछता है नहीं पूछता, मुझे ध्यान नहीं। ठीक है, बट आपको 2-3 लिखने को आ जाए तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्या क्या लेने। तो इलास्टिक कोलिजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ठीक है। और डेंसिटी सब जगह सेम मानिए, डेंसिटी और प्रेशर। बाकी ठीक है, बाकी सब चलता रहेगा। ठीक है। बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, वो आपको पता ही है। तो ये पूरी आपकी आइडियल गैस की सारी एज्यूम्पशन है। जैसे आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज किया, ये अपने आप एप्लीकेबल है बेटा। ठीक है ना, ये अपने आप लग जाता है। ठीक है। चलिए तो अब हम डेरिवेशन करते हैं प्रेशर का।